ओ, गुड मॉर्निंग। बहुत-बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी योद्धा। मैं रोशन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल यूनिवर्सिटी योद्धा में। अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री मेजर की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें जो है आज हम यूनिट 2 को पढ़ाएँगे, जिसमें हम आज आर्य सभ्यता के पूरे सिलेबस को आसान-आसान में समझाएँगे और एग्ज़ाम में कैसे आप उत्तर लिखेंगे टू द पॉइंट, उसी का डिस्कशन करेंगे। अगर आप भी अपने सिलेबस को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले, क्योंकि यहाँ जो है आपकी पूरी कोर्स दी जाएगी और फ्री नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बीए बीकॉम बीएससी तीनों कोर्स को एनईपी के तहत 8 सेमेस्टर तक ये चैनल आपको सपोर्ट करेगा। तो जो है आप हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। चलिए, तो आज की जो है पहली क्लास को आज का जो है हम क्लास शुरू करते हैं। समझिए, आज हम समझेंगे आज उसका पहला प्रश्न क्या है, जो है आर्यों की उत्पत्ति और मूल स्थान के प्रमुख सिद्धांत की जो है व्याख्या करें। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स के लिए होगा। ये कवर करेंगे तो इसमें जो है आपका 5 मार्क्स आएगा, ठीक है? तो इसमें आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो गया। चलिए समझते हैं। आप समझिए, प्रस्तावना सबसे पहले लिखेंगे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है? जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन। यह सद्गुणों वाला व्यक्ति होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में आर्य की उत्पत्ति और उसके मूल स्थान के विषय में इतिहासकारों के बीच लंबे समय तक मतभेद रहा है। भाषाई, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इसलिए यह विषय इतिहास के महत्वपूर्ण और विवादित प्रश्नों में से एक माना जाता है। ठीक है? तो आर्य शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर पूछा जाए कि आर्य शब्द क्या है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि आर्य का जो अर्थ होता है, श्रेष्ठ और कुलीन होता है। ठीक है? ये सद्गुणों वाला व्यक्ति होता है और प्राचीन भारत इतिहास के आर्यों की उत्पत्ति और उसके मूल स्थान के विषय में इतिहासकारों के बीच लंबे समय तक मतभेद रहा है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे समझते हैं मध्य एशिया का सिद्धांत। इसमें इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था, बैक्टीरिया क्षेत्र था। ठीक है? कहाँ का निवासी था आर्य? मध्य एशिया का बैक्टीरिया निवासी था। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने इसका समर्थन किया। जर्मन जो विद्वान थे मैक्स मुलर ने बताया कि संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं के बीच समानता तथा ऋग्वेद तथा वेद अवेस्ता के बीच भाषाई समानता इसका मुख्य आधार माना गया। ठीक है? तो कौन-सा जर्मन जर्मन विद्वान जो है मैक्स मुलर ने इसका समर्थन किया था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब आगे समझते हैं स्वदेशी और भारतीय मूल सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। ठीक है? और सप्त सिंधु या सिंधु सरस्वती क्षेत्रों में रहते थे। इस मत का समर्थन डॉक्टर एसी दास जो है आदि विद्वानों ने किया। कुछ आधुनिक शोध और पुरातात्विक साक्ष्य भी भारतीय क्षेत्र में संस्कृति की ओर संकेत करते हैं। ठीक है? अब आगे हम समझते हैं उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत क्या था। उत्तरी ध्रुव का इस सिद्धांत में प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक में किया था कि उनके वेदों में वर्णित खगोलीय घटनाएं और लंबे दिन रात के उल्लेख में यह संकेत मिलता है कि आर्यों का जो मूल निवासी उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिका के क्षेत्र था। ठीक है? आर्य जो निवास करते थे उत्तरी ध्रुव के अंटार्कटिका क्षेत्र में निवास करते थे। ठीक है? तो इनके किनके पुस्तक से पता चलता है? बाल गंगाधर तिलक से। आप याद रखिएगा, ये बुक का नाम आ सकता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे समझते हैं तिब्बत का सिद्धांत। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास तिब्बत का क्षेत्र था। ठीक है? उन्होंने वेदों के अध्ययन के आधार पर यह मत जो है प्रस्तुत किया था। कौन? दयानंद सरस्वती जो थे, आर्यों का मूल निवासी तिब्बत के क्षेत्र था। उन्होंने वेदों के अध्ययन के आधार पर यह मत जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है?
अब इसका जो है यूरोपीय यूरोपीय जो सिद्धांत था वो समझिए। यूरोपीय सिद्धांत जैसे कि कुछ विद्वानों जैसे विलियम जोस ने भाषाई समानताओं के आधार पर यह मत दिया कि आड़ू की उत्पत्ति जो है यूरोप में हुई और वे वहाँ से अन्य क्षेत्रों में फैले। उनकी जो मेन उत्पत्ति है वो कहाँ हुई थी? यूरोप में हुई थी और जो वहाँ जाकर अन्य क्षेत्र में जो है वो जाकर फैल गए। ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इस प्रकार आर्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। आधुनिक इतिहासकारों के बीच में इस विषय पर अभी भी मतभेद पाए जाते हैं। फिर भी भाषाई और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर मध्य एशिया के सिद्धांत को लंबे समय तक अधिक जबकि भारत में भी इस विषय का शोध जो है चर्चा जारी था। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ ही समाप्त होता है। अब हम दूसरी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए आगे समझते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है बौद्धिक काल से। तो प्रारंभिक बौद्धिक काल और उत्तर बौद्धिक काल में क्या अंतर है वो समझिए। काल का क्षेत्र जैसे कि प्रारंभिक बौद्धिक काल का जो क्षेत्र लगभग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसका मुख्य क्षेत्र क्या था? सब सिंधु जो पंजाब में पड़ता है। ठीक है? और उत्तर बौद्धिक का काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर माना जाता है और इस समय आर्य गंगा जमुना के मैदानों तक फैल गए थे। ठीक है? चलिए तो हम आगे समझते हैं। आपका जो है हम बौद्धिक काल समझते हैं। प्रारंभिक में बौद्धिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आपको पूछा जाएगा कि जो आपका बौद्धिक काल का जो है कब से कब तक था? तो आप बताइएगा 1500 से ले और समाज कैसा था? सरल और समान था। ठीक है? सभा और समिति का महत्व था, पशुपालन और मुख्य व्यवसाय था, प्राकृतिक और देवताओं की जो पूजा उस समय होता था। उत्तर बौद्धिक काल समझिए 1000 से 600 ईसा पूर्व। समाज की जो है वर्ण व्यवस्था जो है बहुत कठोर था उस समय। राजा की शक्ति जो है उस समय बढ़ती थी। कृषि और व्यापार का जो विकास होता था, यज्ञ और कर्म कांड जो है अधिक होते थे। ठीक है? चलिए आगे समझिए। हम आगे समझते हैं जैसे कि अब समझिए मतभेद दोनों में अंतर क्या है? विषय समझिए विषय क्या था? विषय क्या है? विषय जैसे प्रारंभिक बौद्धिक काल, इसमें क्या था? समाज जो है सरल और समान था। उत्तर बौद्धिक काल में क्या था? कठोर व्यवस्था था। ठीक है? राजनीतिक समझिए, राजनीतिक जो है प्रारंभिक बौद्धिक काल में सभा और समिति महत्वपूर्ण था और उत्तर बौद्धिक काल में जो राजा की जो शक्ति थी बहुत अधिक होती थी। मतलब राजा जो है अपनी मर्ज़ी से जो है सब चीज़ कर सकता था। तो राजा के हाथ में जो है पूरा शासन आता था। ठीक है? राजतंत्र चलता था। अब इकोनॉमिक समझिए अर्थशास्त्र क्या था इनके? प्रारंभिक बौद्धिक काल में जो है पशुपालन जो होता था और उत्तर बौद्धिक काल में जो है कृषि और व्यापार जो है ज़्यादा किया जाता था। ठीक है? तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम समझते हैं। इसमें हम आगे समझते हैं कि उत्तर बौद्धिक काल में अब क्या-क्या था? अब वो समझिए, उत्तर बौद्धिक काल में क्या था? जैसे कि पशुपालन जो है 60% किया जाता था। अब जो है जैसे हम पाई चार्ट, फ्लो चार्ट बना रहे हैं ना, वैसे ही आप बनाकर एग्ज़ाम में अगर लिखते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिया जाएगा, तब ऐसे ही बनाकर लिखेंगे। तो पशुपालन कितने 60% होता था, ठीक है? पशुपालन जो है 60% ही किया जाता था उस समय, ठीक है? और कृषि जो है 25% किया जाता था, अन्य जो है 15% किया जाता था, ठीक है? उस समय उत्तर बौद्धिक काल में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब समझिए प्रारंभिक बौद्धिक काल में क्या था? उस समय जो है पशुपालन 40% होता था, कृषि का काम उत्तर बौद्धिक काल में जो है कृषि और व्यापार 60% था, पशुपालन जो है उस समय कम हो गए थे, ठीक है? पशुपालन जो है उस समय बहुत कम हो गया था। आगे समझिए। अब आगे हम समझते हैं राजनीतिक व्यवस्था, उस समय कैसा था? प्रारंभिक बौद्धिक काल में सभा और समिति का महत्व था तथा राजा की शक्ति जो है सीमित थी। उत्तर बौद्धिक काल में राजा की शक्ति बढ़ गई और राजतंत्र जो है मजबूत हो गया, ठीक है? तो उस समय जो है ना उत्तर बौद्धिक काल में जो है ना राजा का जो शासन जो है ना बहुत से ज़्यादा होता था, ठीक है? सामाजिक व्यवस्था समझिए। प्रारंभिक बौद्धिक काल में समाज सरल और समान तथा वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। उत्तर बौद्धिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और ब्राह्मणों का जो प्रभाव जो है उस समय जो है बहुत बढ़ गया, ठीक है? ब्राह्मण का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आगे समझिए। आर्थिक व्यवस्था क्या थी? आर्थिक व्यवस्था जैसे कि प्रारंभिक बौद्धिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। उत्तर बौद्धिक काल में जो है कृषि व्यापार व्यवसाय बन गया और व्यापार का जो है विकास हुआ। धार्मिक व्यवस्था समझिए जैसे कि प्रारंभिक बौद्धिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे प्राकृतिक देवताओं को जी है पूजा जो है होता था। उत्तर बौद्धिक काल में क्या था? यज्ञ और कर्मकांड का जो है महत्व
बढ़ते गया। तो इसका जो है महत्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है? चलिए आगे समझिए। अब आगे हम समझते हैं इनका कंक्लूजन। तो इस प्रकार जो है प्रारंभिक बौद्धिक काल की समाज सरल और पशुपालक थी, जबकि उत्तर बौद्धिक काल में समाज जो है अधिक विकसित और कृषि पर आधारित था। जो है ये क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। हम जो है पूरी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये जो क्लास जो है यूनिट 2 का चल रहा है, बीएड थर्ड सेमेस्टर मेजर हिस्ट्री के लिए, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास जो है यहीं तक। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। फिर हम आएँगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।